पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है? हम हमेशा सुनते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में इन हालात की ज़िम्मेदार है। पाकिस्तान जो इस वक्त तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है, जहां पर मैंडेट का एहतराम भी नहीं किया जाता, जहां पर इज़्ज़तों का ख्याल भी नहीं किया जाता, जहां पर मईशत का ख्याल नहीं किया जाता, जहां पर समाज का ख्याल नहीं किया जाता, जहां पर तारीख़ को सामने नहीं रखा जाता। इस सूरत हाल में सब यही सवाल पूछते हैं कि कौन इस मैस का ज़िम्मेदार है। लेकिन आजकल की बात करें तो ज़्यादातर जो उंगलियां हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही उठती हैं। आज मैंने भी सोचा अपने कुछ ख़यालात का इजहार करूं और थोड़ी सी हम कड़ियाँ मिलाने की कोशिश करें कि कौन ले आया पाकिस्तान को इस मोड़ पर, इतने ख़तरनाक मोड़ पर, जहाँ पर बहुत मुश्किल हालात नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में। और यकीन जानिए, जब भी कभी अकेले वक्त गुजारने का मौका मिलता है, काम से या फैमिली से बंदा कहीं खड़ा होता है कहीं, तो कोई अच्छे ख़यालात नहीं आते फ्यूचर के हवाले से। इसमें बहुत से लोग एक ये सोल्यूशन देते हैं कि जी पाकिस्तान छोड़कर चले जाओ, किसी दूसरे मुल्क में पनाह हासिल कर लो, यानी यहाँ से निकल जाओ। और यकीन जानिए अब ये भी मसले का हल नहीं रहा, क्योंकि हर मुल्क की एक रैंकिंग होती है, पासपोर्ट की रैंकिंग होती है, एक परसेप्शन होती है किसी भी मुल्क की। उस बेस पर ही जब आप अपना मुल्क छोड़कर जाते हैं तो दूसरी जगह पर आपको रिस्पेक्ट मिलती है। तो इस वक्त हमारी वो सिचुएशन है कि किसी दूसरे मुल्क में भी हमारी वो इज़्ज़त नहीं होगी, क्योंकि जब आप अपनी मरकज़ में नहीं मजबूत होते ना, तो फिर आप कहीं भी मजबूत नहीं होते। तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है एक नई जगह पर सेट होने के लिए। और सबसे पहला जो स्टेप होता है वो तो कंट्री छोड़ने का होता है। बहुत ज़्यादा अब रिसोर्सेज चाहिए, डॉलर इतना महंगा हो चुका है कि लोगों के पास जो जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म हो रही है। और बाहर जाने के लिए ख्वाब तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो बाहर जा सकें। और बाहर चले भी जाएं तो वो इज़्ज़त नहीं है और पाकिस्तानियों का वो मकाम नहीं है बाहर जो कभी हुआ करता था। तो ऐसी सूरत हाल में मतलब क्या हल है? सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मैस किसने क्रिएट किया, और फिर थोड़े बहुत हम सोल्यूशन भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये मैस, अगर मौजूदा मैस की बात करें तो मेरे हिसाब से ये मैस 80s में शुरू हुआ था। पाकिस्तान की जो 80 की दहाई थी, जब जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी और उस वक़्त अफ़गान जंग शुरू हुई थी, सोवियत यूनियन दंदनाता हुआ अफ़गानिस्तान आया था और हमें ये बताया गया कि सोवियत यूनियन गर्म पानियों तक जाना चाहता है पाकिस्तान के रास्ते, और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सोवियत यूनियन को तबाह बर्बाद कर दे। उस वक़्त 80s में अमेरिका कम्युनिज़म के पीछे पड़ा हुआ था और आखिरी ज़रब उन्हें लगानी थी। तो ISI के साथ मिलकर CIA ने वो तबाही फेरी कि पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी आर्मी थी उसको उड़ा कर रख दिया। इसमें हमने अपने बच्चों को ट्रेन किया, उनको ब्रेन वॉश किया, उनको असलहा पकड़ाया, उनको पूरे मुल्क में एक रेडिकलाइज्ड माहौल बनाया, और उसमें हमने बहुत ज़्यादा मुल्क का नुकसान किया। एक बड़ी सुपर पावर को हम मिलिटरीली हराने में कामयाब तो हो गए, लेकिन उसके सोशली बहुत बुरे असरात पड़े पूरे माशरे पर। और हमने देखा कि जो इंतहा पसंदी और एक्सट्रीमिज़म है पूरे मुल्क में वो फैल गई। KP में स्पेशली हमने अपने बच्चों को रेडिकलाइज़ किया, और पंजाब के कुछ रीजन्स में, इसके अलावा और भी पूरे मुल्क में अगर आप नज़र दौड़ाएँ तो बहुत ज़्यादा तबाही फिरी। उस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत थी वो इतनी बुरी नहीं थी। मईशत की बात करें तो अमेरिका से डॉलर्स तो आ रहे थे, तो उस वजह से हमारी इकॉनमी एक काफ़ी हद तक एक सस्टेन्ड शक्ल में चल रही थी और काफ़ी हद तक मतलब मैनेज हो रही थी सारी चीज़ें। तो उसके बाद ये 80s में ये जो तजर्बे किए गए जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत की जानिब से, उन्होंने कई ऐसे घोड़े खड़े किए जो उन्होंने उस वक़्त की सियासी जमातों को काउंटर करने के लिए खड़े किए थे। उस वक़्त सबसे बड़ा थ्रेट जो सिस्टम के लिए था वो था पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए नवाज़ शरीफ को पंजाब में बहुत ज़्यादा सपोर्ट की गई और कराची में अल्ताफ़ हुसैन को। इन दोनों ने पीपल पार्टी का बहुत ज़्यादा वोट बैंक मारा और इन्होंने अपनी पॉपुलिस्ट सियासत करने की कोशिश की, और उसके ज़रिए उन्होंने जो पाकिस्तान में पुरानी सियासी क़ुव्वतें थीं उनको दबाने की कोशिश की। लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि बेनज़ीर की हुकूमत फिर बन जाती है 88 में। लेकिन उस वक़्त ये कहा जाता है कि बेनज़ीर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके आई थी। बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो कि उस वक़्त उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए थी। बेनज़ीर की पीपल्स पार्टी और नवाज़ शरीफ के दरमियान एक नई टसल का आगाज़ हुआ 90s में। इन दोनों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं किया,
न्यूड पिक्चर्स और हर किस्म का मनफी प्रोपेगेंडा, गलत सियासत, हॉर्स ट्रेडिंग, गलीज़ ज़ुबान और हर तरह की गलाजत पाकिस्तान की सियासत में इंट्रोड्यूस करवाई गई जो पहले नहीं थी। ये याद रखिए 80s से पहले ये पाकिस्तान की सियासत में चीज़ें नहीं थी। हमारे वालिदैन बताते हैं कि जब 70s में जब किसी के यहाँ कोई फौत हो जाए, कोई फौतगी हो जाए करती थी, तो मिनिस्टर्स इवन जनाज़ों में शरीक हुआ करते थे। आम आवाम के साथ वो बिल्कुल ये मलिक महराज खालिद की बातें करते हैं लोग कि कितना एक सादा इंसान था वो। तो इस तरह के पॉलिटिशियंस थे जिनका कोई ज़मीर था, जिनकी कोई अखलाकियात थी, कोई प्रिंसिपल्स थे। तो उस जो 80s की सियासत ने जो जन्म लिया था ना, उसने 90s में फिर अपना रंग दिखाना शुरू किया और पाकिस्तान में कल्चरल वैल्यूज़ की तबाही फेर के रख दी इन्होंने ये इसमें नवाज शरीफ भी सर फहरिस्त थे और पीपल्स पार्टी की तरफ से फिर और भी वो भी फिर बदमाशी पर उतरना शुरू हो गए। फिर हमने देखा जरदारी का राइज़ होता है, जरदारी को इन्होंने जेल में डाला और फिर एक दफ़ा मार्शल लॉ लग गया पाकिस्तान में और मार्शल लॉ ने फिर ये जो कुछ बची कुची सियासी कुव्वतें थी इनको फिर कुचल दिया और फिर 10 साल का मुशर्रफ ने एक मार्शल लॉ नाफिज किया। उसके बाद हमने देखा कि यही दोनों पार्टीज़ जो पहले 90s में जिनका इट कुत्ते का वैर था, वो फिर एक डील करके आई, मिसाकी जमहूरियत का नाम दिया गया उसे, और इन दोनों ने हाथ मिला लिया। ये जो बड़े पुराने दुश्मन थे नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर, इन्होंने हाथ मिला लिया। और उस वक़्त कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट इतनी बदनाम हो चुकी थी पाकिस्तान में कि बहुत से फ़ौजी वर्दी में नहीं निकलते थे बाहर के, कहीं अवाम के अताब का सामना ना करना पड़ जाए उन्हें मुशर्रफ की पॉलिसीज़ की वजह से। बहुत ज़्यादा एक आपको अगर याद हो तो 2008 में पाकिस्तान बहुत बड़े क्यास से गुजरा था और जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही थी तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी उससे कि जी अब मुल्क में बेहतरी आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकी। पीपल्स पार्टी भी ये बेनज़ीर जब शहीद हुई तो उसके बाद एक कॉम्प्रोमाइज़ किस्म की हुकूमत थी और उस वक़्त ये लोग कहते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा था कि किस तरह एक वीक गवर्नमेंट बनाई जाए और उनके ज़रिए हुकूमत की जाए। और फिर हमने यही देखा कि जरदारी जब प्रेसिडेंट बने उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें कंसीड की हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले की हुई थी और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी वगैरह ये ज़्यादातर ये डोमेन्स ये आर्मी के पास ही थी। जनरल कियानी की तस्वीरें जरदारी के साथ आम होती थीं और उस वक़्त भी हम सुनते थे कि कियानी ही थे जो असल फ़ैसले कर रहे थे, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे थे। फिर वही जो मुल्क में अफरा तफरी पैदा हुई पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बाद, जिसमें दहशत गर्दी थी, जिसमें आपकी महंगाई थी, बहुत ज़्यादा महंगाई थी और पेट्रोल महंगा हो गया था। फिर इसके अलावा लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, एक्सट्रीमिज़म इंतहा पर थी, तो इससे लोग बहुत तंग आए हुए थे। और 2011 में जब इमरान खान सड़कों पर निकल आए, जब जलसे जुलूस करना शुरू हुए, तो इसी वजह से उनको एक नेचुरल सपोर्ट मिली लोगों की। और जब लोगों की इतनी ज़्यादा सपोर्ट मिली तो डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट ने भी फिर सोचा कि इमरान खान को सपोर्ट किया जाए। बड़े बड़े जो इलेक्टेबल्स थे वो इमरान खान की पार्टी में आ गए, जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, मखदूम जावेद हाशमी, ये बड़े बड़े जो हैवी वेट्स थे वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत उन्होंने ज्वाइन की, क्योंकि उन सब ने देखा कि अब तो फ्यूचर तहरीक इंसाफ का है। 2013 में जब इलेक्शन हुए तो पीटीआई हार जाती है, लेकिन उनको एक काफ़ी 30 से 35 सीटें वो पहली बार एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पर इमर्ज हुई। नवाज शरीफ ने हुकूमत बनाई और 2013 से 16 तक उन्होंने हुकूमत की, बीच में धरने आए, बीच में पनामा केस आया और भी बड़ी चीज़ें हुई और मतलब 18 तक इनकी हुकूमत थी, 16 तक ये स्टेबल रहे नवाज शरीफ। और जैसे ही पनामा केस आया इमरान खान ने उसको खूब मटीरियलाइज़ किया और तुन के सियासत की और इनके ख़िलाफ़ पूरा एक महाज गर्म किया। ये केसेस अदालतों में चले गए सारे और फिर दुनिया ने देखा कि किस तरह पनामा केस में नवाज शरीफ जो थे, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, उनको नाअहल किया गया और एक बहुत बड़ी विक्ट्री उस वक़्त पीटीआई ने क्लेम की। 2018 में पीटीआई की हुकूमत बनी और 2022 में वो भी अपनी मुद्दत पूरी ना कर सकी और एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है जिसके तहत उनकी हुकूमत गिर गई। अब इस सारी मसले में ना आप देखें 2016 में 16-17 का जो फिस्कल ईयर था, पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ हासिल की थी मियां नवाज शरीफ के अंडर, और इसी तरह 2021-22 का जो फिस्कल ईयर था उसमें इमरान खान के अंडर पाकिस्तान ने अच्छी ग्रोथ हासिल की थी। दोनों ग्रोथ जो रेट थे वो 6% के करीब थे। तो यहाँ पर ये भी सवाल उठता है कि क्यों पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दी गई। मतलब जब हुकूमतें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के साल में थी तो उनको वो तंग होना शुरू हो गई। पाकिस्तान का बेसिकली ना एक कल्चर भी है कि जब कोई यहाँ पर कामयाब होता है तो उसकी लेग पुलिंग शुरू हो जाती है
और इसका सारा इल्ज़ाम लोगों के पास सिर्फ एक ही बड़ा आसान इल्ज़ाम होता है कि सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट पे डाल दो। यहाँ पर मैं कुछ बातें ऐड करना चाहूँगा कि सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट नहीं होती, वो भी आखिर इंसान ही होते हैं हमारी तरह, जिनको आप कुछ कहते हैं खलाई मखलूक, कोई लोग कहते हैं नामालूम अफराद कहते हैं, कोई कहता है मतलब नॉर्दर्न एरिया में लेकर चले जाते हैं, या कोई जिन मखलूक, कोई ऐसी वो कोई सुपर नेचुरल मखलूक़ात नहीं है, वो भी इंसान ही है। और दूसरी तरफ जिनसे उनका मुकाबला होता है वो भी इंसान होते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो लोग कह देते हैं ना बड़ी आसानी से कि ये सारा इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, तो इस्टेब्लिशमेंट का भी पहले हमें मतलब समझना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट खाली फ़ौज का नाम नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट नाम है उन पावर कॉरिडोर्स का जो पाकिस्तान में जिनकी जड़ें मजबूत हैं, जो इस्टेब्लिश्ड लोग हैं, उसको इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। जिसमें आप जुडिशरी कह सकते हैं, जिसमें आप ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं, जिसमें आप मिलिट्री कह सकते हैं, जिसमें आप वडेरे कह सकते हैं, इलेक्टेबल्स, ये सब मिलकर इस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट में भी हमेशा डेफिनेटली, जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये वडेरे और टॉप जर्नैल आपके या टॉप ब्यूरोक्रेट्स मिला के मतलब 1000 भी लोग हैं, तो 1000 में भी सबकी सोच एक यूनिफॉर्म नहीं होती, सबकी सोच डिफरेंट होती है। तो ये हमेशा पाकिस्तान की अगर ना भी बात करें, पूरी दुनिया में जो भी इस्टेब्लिशमेंट होती है, हर जगह पर दो किस्म की थिंकिंग होती है। मतलब एक थिंकिंग ये कहती हो कि यार हमें चाइना के साथ ज़्यादा दोस्ती करनी चाहिए, दूसरी थिंकिंग कहती है नहीं यार अमेरिका के साथ हमारे ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। तो यहाँ पर फिर खिचड़ी पकना शुरू होती है जब डिफरेंट जो प्लेयर्स हैं वो फिर पॉलिटिक्स करते हैं, अपनी साइड अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। अब आजकल ये नैरेटिव बड़ा प्रिवेल कर रहा है जो कि मैं कहूँगा हकीकत से बहुत दूर है। लोग कहते हैं जी सारी तीनों पार्टीज़ को बैठ जाना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट को नॉकआउट कर देना चाहिए, या सेफ एग्जिट देना चाहिए, या उनको कहना चाहिए आप सियासत से बाहर निकल जाएं। ये हमारे लोगों की ना सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है, और ये मैं आज कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि ये भी आपको शायद ना मज़ीद बेवकूफ़ बनाने के लिए ये नैरेटिव दिया जाता है कि तीनों सियासी जमातें जैसे वो बड़ी दूध की धुलियाँ हैं ना। हर इदारे में, हर सियासी जमात में दो थिंकिंग्स होती हैं। आप अभी देख लें पीटीआई में दो थिंकिंग इस वक्त हैं, एक कहती है मुफाहमत, एक कहती है एग्रेशन। पीपल्स पार्टी कहती है नून लीग के साथ जाना है, एक सोच कहती है नहीं जाना। नून लीग में दो सोचें हैं, हमें शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए, एक कहती है नहीं करनी चाहिए। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट में भी दो सोचें होती हैं। तो आप सबको एक ही उसमें नहीं ओढ़ सकते, एक ही लबादे में नहीं आप ओढ़ सकते, या आप सबको एक ही पैकेज में नहीं बंद कर सकते कि यार ये इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था या ये पीटीआई का ख्याल था। यही आई थिंक इंसानियत की महराज है, इख्तलाफ को हमेशा अच्छे तरीके से हल करना चाहिए। तो जो लोग हमें ये बताने की कोशिश करते हैं ना कि ये पार्टी सारी इकट्ठी हो जाएं सियासी और फ़ौज को बाहर कर दें सियासत से, ये प्रैक्टिकल से बहुत दूर की बात है, प्रैक्टिकलिटी से। अब आपको पता है कि यही सियासी जमातें और इन्हीं के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो ख़ुद पावर कॉरिडोर्स को इनवाइट करते हैं जब वो अपने आप को वीक फील करते हैं। अब आपके ख़्याल में ये जो नवाज शरीफ हैं, ये मतलब ये कभी चाहेंगे कि अगर उनकी पोजीशन वीक हो तो वो बड़ा प्रिंसिपल स्टैंस लेंगे और पीछे हट जाएंगे और जी इमरान खान के साथ हाथ मिला लेंगे कि फ़ौज को साइड पे किया जाए? ऐसा कभी नहीं होता। यही पॉलिटिशियंस होते हैं जो फ़ौज को आइडियाज़ देते हैं, जो गंदे गंदे आइडियाज़ देते हैं कि किस तरह, मतलब असल गेम तो पॉलिटिशियंस ने खेलनी होती है ना, तो ये आइडियाज़ देते हैं उन्हें, ये उनको गाइड करते हैं कि किस तरह हमने ये 2 नंबरी करनी है और किस तरह ये 2 नंबरी करनी है। अब हमारा पाकिस्तान के जो इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट है या फ़ौज है, उनसे यही दरख्वास्त हमेशा रहती है कि ये जो चलाक पॉलिटिशियंस होते हैं ना, इनकी बात नहीं सुननी चाहिए। अब पाकिस्तान आर्मी में भी बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, बहुत ज़बरदस्त सोल्जर्स हैं जो मुल्क के दिफा के लिए तैयार रहते हैं। और फ़ौज में डेफिनेटली चंद लोगों को छोड़कर बाकी फ़ौज तो प्रोफेशनल है ना, अपनी ज़िम्मेदारियां वो अंजाम दे रहे होते हैं, तो वो तो नहीं सियासत में मुलविस होते। तो जो सियासत में मुलविस होते भी हैं वो एक मिक्स अचार के तहत होते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है और फिर वो इस गंदे गेम में आते हैं और डेफिनेटली फिर तनकीद उन पर भी होती है। यानी ये कह देना कि जी रातों रात आप इस्टेब्लिशमेंट के रोल को ख़त्म कर दें, ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये ना अमेरिका में होता है, ना बरतानिया में, ना पूरी ग्लोबल इस्टेब्लिशमेंट को देख लें, हर जगह पर कोई ना कोई इस्टेब्लिशमेंट होती है और उनकी से होती है। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में रोल का हामी हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि हमें असूलन जो चीज़ें हैं वो अपनानी चाहिए। मसलन
इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि सबसे पहले तो मैंडेट का एहतराम किया जाए। अब ये बिल्कुल ऐसी बात है, आप सब मेरे से एग्री करेंगे, पहली बातों से शायद आप मेरे से ना एग्री कर रहे हो। मैंडेट का एहतराम किया जाए, ठीक है, और जो भी हुकूमत बनती है फ़ौज उसका आइनी साथ दे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड में, कोरोना वायरस में जो मैनेजमेंट की थी, जो हुकूमत थी, उसका ज़बरदस्त साथ दिया था पाक फ़ौज ने। तो इस तरह का रोल, कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करे इस्टेब्लिशमेंट, मतलब बैठे स्टेक होल्डर्स के साथ, जहाँ जहाँ ज़रूरत है, कोई आफत आ जाती है मुल्क में, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला आ जाता है, वहाँ फ़ौज पहुँचती है, उस तरह का रोल फ़ौज को करना चाहिए, जिसके लिए वो ट्रेन हुए हैं। बॉर्डर्स की जो सिक्योरिटी है वो ऑलरेडी कर रही हैं, उस पर मज़ीद फोकस बढ़ाना चाहिए। बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ साथ इंटरनल कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है उससे निपटने के लिए। लेकिन फ़ौज का डेफिनेटली ये किरदार नहीं होना चाहिए कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने आकर खड़ी हो जाए, या इस तरह का तासुर हो कि वो अपने ही लोगों के सामने आकर खड़ी हो जाए। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक डिज़ास्टरस चीज़ है, और इसलिए इन इदारों से भी हमारी यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप आईनी हद में रहकर अपना रोल प्ले करें। इस्टेब्लिशमेंट का रोल कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लोग बात करते हैं कि फ़ौज मुल्क में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ भी चलाती है। फ़ौज का तो ये भी कहना है हम सबसे ज़्यादा टैक्स भी देते हैं। अब इसमें हमें कुछ और ये भी रियलिटीज़ को समझना चाहिए कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको कई अतराफ़ से नेशनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस है, भारत की तरफ से, अफ़गानिस्तान की तरफ से। दूसरा, हमारी जो स्ट्रिप है वो भी बहुत नैरो है, 400 किलोमीटर्स का हमारा पैच है सिर्फ। इधर इंडिया है, मतलब लाहौर से लेकर, लाहौर वाघा बॉर्डर से लेकर पेशावर का आप तोरखम बॉर्डर को देख लें, ये हार्डली 450 किलोमीटर बनता है। तो 450 किलोमीटर के अंदर वैसे ही मुल्क का दिफा बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आपके हाथ दुनिया की दूसरी बड़ी आर्मी बैठी हो, जो आपके लिए बहुत हॉस्टाइल हो, और एक तरफ वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ आपका हिस्टोरिकली एक कॉन्फ्लिक्ट ज़दा जोन, ये जो अफ़गानिस्तान वाला जो पूरा फ्रंटियर है, ये सारी चीज़ें देखते हुए हम जैसे लोगों की ये भी ख्वाहिश है कि मुल्क का दिफा भी मजबूत हो। दिफा मजबूत करने के लिए मुल्क का दिफाई बजट की भी ज़रूरत होती है। तो उस दिफाई बजट के लिए भी ज़रूरी है कि हमारी आर्मी स्ट्रॉन्ग हो। मेरा हमेशा से ये भी होता है कि पाकिस्तान का दिफा बजट बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपकी इकॉनमी का साइज़ भी बढ़ना चाहिए। तो जैसे कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत से इदारों को मिल जाती है, इवन बिज़नेस में वो बैंक से लोन बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं, वो उनको ठेके मिल जाते हैं। तो यही लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान के दूसरे बिजनेसमैन को भी मिलनी चाहिए, और एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें छोटा ताजिर भी आगे आ सके। और ये जो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में चंद अफराद के अलावा और लोगों को भी देनी चाहिए। पाकिस्तान में ओवरऑल बिज़नेस का जो पूरा एनवायरनमेंट है उसको बेहतर करना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसी हो कि सब इसमें पैसा कमाएं और मुल्क की इकॉनमी को बढ़ाने में अपना किरदार अदा करें। फॉर्मल इकॉनमी हो आपकी जो ब्लैक इकॉनमी है या जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है इकॉनमी, वो भी कौमी धारे में आए, ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी का जो वॉल्यूम है वो बढ़े, ताकि आपका दिफाई बजट भी बढ़ सके। क्योंकि दिफा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपको समझना पड़ेगा। पाकिस्तान की नैरो स्ट्रिप की वजह से हमें बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं, और इसके साथ ही जो आम बिजनेसमैन है, कोई अगर काम शुरू करना चाहता है तो उसकी राह में इतने रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। जो गवर्नमेंट का पूरा प्रोसेस है कि एक बंदा अगर कोई कंपनी खुलवाना चाहे तो उसको कई जगहों से अप्रूवल लेनी पड़ती है, FBR आ जाती है, SCCP तंग करती है, बैंकिंग चैनल्स उसके लिए स्मूथ नहीं होते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो बिज़नेस का एनवायरनमेंट है उसको ज़रा फ़रोग़ दिया जाए। और अगर पॉलिटिकल ये अनसर्टेनिटी रहती है हमेशा, तो फिर कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी? पॉलिटिक्स का डायरेक्टली ताल्लुक़ मईशत से है, सियासत का ताल्लुक़ हमेशा से मईशत से रहा है। अगर आपकी सियासत कमज़ोर रहेगी और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेते हैं, जब कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेते हैं तो उस मुल्क में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। ये हमें समझने की ज़रूरत है। अभी आप देखें, इज़राइल में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है ना, हम बड़ा कहते हैं कि जी ये फ़लानी लॉबी तो फ़लानी लॉबी। इज़राइल की भी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं अमेरिका में बैठी हैं, उन्होंने इज़राइल की क्रेडिट है उसको कम कर दिया है, उसकी रेटिंग को कम कर दिया है मूडीज़ ने, क्योंकि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। तो जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट रहेगा वहाँ पर आपकी जो बिज़नेस आउटलुक है वो नेगेटिव होगी और इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे। हमें मुल्क में एक अमन की फ़िज़ा चाहिए, और अमन की फ़िज़ा के लिए बहुत ज़रूरी है कि सब इदारे अपनी अपनी हद में रहकर काम करें। कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ना हो और कोई ऐसा माहौल ना हो जिसमें ऐसा लगे कि आपके जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं वो अपनी आवाम से के सामने खड़े हुए हैं। तो ये तो डेफिनेटली एक सिविल वॉर की होती है ना सिचुएशन,
जैसे हमने शाम में देखा, जैसे इराक में देखा, जैसे हमने लीबिया में देखा, कि ये तासुर नहीं कभी आना चाहिए कि आपके सिक्योरिटी इदारे, ये पुलिस या फ़ौज या अवाम के आगे खड़े हुए हैं। ये इन्होंने अवाम की तहफ़्फ़ुज़ करनी होती है, अवाम का भला इन लोगों ने करना होता है। इन इदारों ने, इन्होंने लड़ना होता है डाकुओं, लुटेरों से, और जो दुश्मन हमलावर हो रहे हैं उनसे निपटना होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये तासुर ना जाए कि एक सिविल वॉर की कैफियत है। जब सिविल वॉर की कैफियत वाला तासुर जाएगा तो कौन फिर इधर इन्वेस्टमेंट करने को आएगा? ये बहुत सोचने वाली बात है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक पॉलिटिकल सर्टेनिटी कायम की जाए और पाकिस्तानियों को उन लीडर्स को डिच कराना होगा, रिजेक्ट करना होगा जो कि 80 से हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। जब तक ये लोग हमारे ऊपर रहेंगे मुसल्लत, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये बहुत ज़रूरी है। जो 80 की बाकियात हैं, जो पुरानी दकियानूस सोच को आगे लेकर चल रही हैं, जो कि इदारों में लोगों को इनवाइट करती हैं, जो कि जजेस को ख़रीदने की कोशिश करते हैं, जो कि मिलिट्री ऑफिसर्स को ख़रीदने की कोशिश करते हैं, जो कि FBI में लोगों को ख़रीदने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से हमें जान छुड़वानी होगी, इस तरह के पॉलिटिशियंस से। और अगर आप देखें पूरी दुनिया में ये एक ट्रेंड है, ये पॉलिटिशियंस ही होते हैं जो फ़ौजियों को भी ख़रीदते हैं और जजेस को भी ख़रीदते हैं। ये और कोई नहीं होता, ये बिजनेसमैन या पॉलिटिशियंस होते हैं। इस तरह के लोग जब सियासत में आते हैं वो सियासत को गंदा करते हैं। ये इनवाइट करते हैं उन इदारों में बैठे लोगों को और फिर उस पूरे इदारे को वो गंदा करते हैं। तो इन पॉलिटिशियंस से सबसे पहले हमें जान छुड़ानी होगी। ये पॉलिटिशियंस पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट रहे हैं और आज भी वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें एक बार फिर मौका दो, हम मुल्क की किस्मत बदल देंगे। ये 5-5 बारियां लेकर भी इनको चैन नहीं आ रहा और ये अभी मज़ीद मुसल्लत होने का सोच रहे हैं हमारे ऊपर। और हालात का तकाज़ा यही है कि पाकिस्तान की जो पूरी जो स्टेट मशीनरी है, जो रियासती ताकत है, इन लोगों के नरगे में ना आए, इन लोगों की बातों में ना आए और इन लोगों की ऑफ़र्स में ना आए, क्योंकि ये हैं जो पैसे के ज़रिए पूरे माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं और अपने हक़ में डिसीजंस लेते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि जी 3 पार्टीज़ जो कि बड़ी दूध की धुली हैं वो एक बैड गाय एस्टेब्लिशमेंट को निकाल सकती हैं, ये एक बिल्कुल गलत चीज़ है जो प्रैक्टिकलिटी से बहुत दूर है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके अंदर जो लोग हैं वो हैं असल मुजरिम पाकिस्तान के। जब ये देखते हैं कि इनकी सियासी पोजीशन कमज़ोर पड़ रही है, ये तब देखते हैं मिलिट्री जनरल्स की जानिब और ये उनकी तरफ देखते हैं और फिर गेम ऑफ थ्रोन्स का एक सिलसिला शुरू होता है, पावर स्ट्रगल का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसमें पाकिस्तानी पिस जाता है। इस वक्त आप देख लें पाकिस्तान की इकॉनमी का क्या हाल हुआ है, तबाह व बर्बाद हुई है। और बहुत से इकनॉमिक एक्सपर्ट्स यही लिख रहे हैं कि इस वक्त अगर दानिशमंदाना फ़ैसले ना लिए गए तो मुल्क मज़ीद नीचे जाएगा और खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है। तो इस वक्त हमें किसी यूनिटी की ज़रूरत नहीं है। हमें जो बताया जाता है ना कि यूनिटी हो पॉलिटिशियंस के दरमियान, ये कभी भी नहीं हो सकता। यूनिटी इस वक्त आम आवाम की सोच में होनी चाहिए और वो सोच ये है कि करप्ट पॉलिटिशियंस को हमने अब सिस्टम से आउट करना है। हमें इनके ख़िलाफ़ कलम उठाना होगा, हमें इनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी होगी इन करप्ट लोगों के ख़िलाफ़, ताकि ये हमारे सिस्टम में मज़ीद गंद ना फैला सकें। दुनिया के बड़े बड़े माफियाज़ को आप देख लें तो हर जगह एक ही अप्रोच नज़र आती है, लेकिन अफसोस के साथ ये अप्रोच बाकी मुल्कों में ख़त्म हो चुकी हुई है। इटली में माफिया था, सिसिलियन माफिया था, या अमेरिका में माफियाज़ थे, UK में माफियाज़ थे, यूरोप के और बड़ी जगहों पर माफियाज़ थे। ये बहुत हद तक ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में आज भी वही 100 साल पुराना तरीके चल रहे हैं। और वो तरीके ये हैं कि जो पावरफुल लोग बैठे हैं सिस्टम के अंदर उनको ख़रीद लो, और वो ये काम करते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस। तो स्टेट के एक्टर्स को भी चाहिए कि आम आवाम को बिज़नेस करने का मौका दे, आम आवाम को भी एम्पावर करे ताकि इकॉनमी का साइज़ बेहतर हो। और ये जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं इनको हर लेवल पर हम रिजेक्ट करें ताकि हमारी आने वाली नस्लें कुछ सुख का सांस ले सकें पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि इस वक्त तो वो भी सिचुएशन नहीं है कि आप पाकिस्तान से कोई जान बचाकर भाग सकते हैं, वो भी बहुत मुश्किल हो चुका है। हमने अपने इस मुल्क को संवारना है, हमने इस अपने खूबसूरत मुल्क को पावरफुल बनाना है, इसको अमन का गहवारा बनाना है, इसमें सिविल वॉर की कैफियत नहीं पैदा करनी। हमने अपना किरदार अदा करना है। हमने वोट के ज़रिए अपना किरदार अदा किया ज़बरदस्त। हमें अपने नैरेटिव में, अपने डिस्कोर्स में इस चीज़ को शामिल करना चाहिए कि करप्शन एक लानत है, रिश्वत लेना एक लानत है,
2 नंबर लोगों को सपोर्ट करना एक अजाब है। जब आप ऐसे काम करेंगे तो डेफिनेटली खुदा का अजाब आप पर नाजिल होगा। और अल्लाह ताला ख़ुद ये कहता है कि वो किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत ख़ुद नहीं बदलती। तो अपनी हालत बदलने के लिए हमें ख़ुद ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि हम भी अभी तक उन अयाशियों में और उन शॉर्टकट्स में पड़े हुए हैं कि कोई भी अगर पावरफुल बंदा आ जाता है तो हम उसको सल्यूट करना शुरू हो जाते हैं या उसके सामने नाचना शुरू कर देते हैं और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भूल जाते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में आप मुझसे इत्तफाक करते हैं कि पाकिस्तान के असल कल्प्रिट वो पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन हैं जो हर इदारे में लोगों को ख़रीदने की कोशिश करते हैं ताकि उनको पावर मिल सके और फिर वो मज़ीद पावर शेयरिंग करते हैं उनके साथ, या आपके ख्याल में सारे का सारा जो कसूर है वो इस्टेब्लिशमेंट का है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।